मैंने कुछ ऐसे करके जाना है जो आज तक लोगों ने नहीं किया, कुछ ऐसा करना है जो लोगों ने नहीं देखा। मैं 1 जनवरी 2020 से पहले की 90% प्रॉपर्टी जो है वो डोनेट करने लग रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी नहीं है। तो जो ये काम आप कर रहे हैं, ये तो ये सुना था कि जो बड़े बड़े बाबे हैं, मतलब मठ बनाए हुए हैं, वो ये काम करते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार का आदमी ये काम कर रहा है, तो एक पक्ष ही नहीं रहा। आज मैं कुछ भी कितना भी बड़े लेवल का डोनेट करना चाहूँ तो ऊपर वाला ऑटो मोड में मेरे पास भेज देता है और नाम मेरा हो जाता है और पैसा उसका लग जाता है। आपने बल्कि भगवान परशुराम जो धर्मशाला है उसके नाम पे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की तो जमीन दान कर दी, तो इतना बड़ा दिल फिर कैसे आप लेके आ रहे हो? 100-500 बच्चे तो मैंने गोद ले रखे हैं और 500 और लेने लग रहा हूँ। मैं हजारों बच्चों का बाप हूँ। तो कभी घमंड नहीं आता कि इतना सिस्टम है? ये क्या हुआ है? घमंड नहीं आता सर कभी? मुझे सुनता नहीं है शब्द। ये जितने नेता बोलते हैं अपने आप को, गुर्जर समाज के नेता जो बोलते हैं जी, मैं जब राजनीति नहीं करता था, मैंने अपने नाम से अलग और मेरे फादर के नाम से अलग 2005 में 5 या 6 की बात होगी, 20 साल पहले पंचकूला गुर्जर धर्मशाला में 2 कमरे तो हमने 20 साल पहले बनवाए थे। गुर्जर धर्मशाला में मैं सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने व्यापार को, अपनी रोजी रोटी के लिए मैक्सिमम समय निकालूं और 1 घंटा फिर जितना मैं कमाता हूं उसका 90% कैसे बांटूं, ये प्लानिंग में रहता हूं। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से एक एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? राहुल गांधी से तो प्रश्न करना और उसका उत्तर दोनों ही मजाक की बात है। मैं आ रहा था तो नीचे देख रहा हूँ कि काफ़ी लठ रखे हुए थे। वो किस लिए रखे हुए हैं सर? हमारे पास हजारों लड़के ऐसे मजबूत हैं, हमारे ऐसे ग्रुप बना रखे हैं कि मैं एक मैसेज करता हूं तो हजारों लोग इकट्ठा काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक 21 साल का है, एक 19 साल का है जी। मैं उनको भी ये कह रहा हूँ, भाइयों शादी कुछ सौदा नहीं होता, इस शादी तक बचकर देश निर्माण में, परिवार निर्माण में, पड़ोस निर्माण में और हरियाणा निर्माण में अपना जीवन लगाओ, मजा आ जाएगा जीवन का। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, हम करते हैं, लेकिन जो आज का पॉडकास्ट है ये अलग है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के मन में ये होता है कि पैसा कमा लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए, लेकिन एक ऐसा इंसान मेरे सामने बैठा है जो अपनी कमाई का 90% लोगों में दान कर देता है। दोस्तों, आज खुलकर बातचीत करेंगे और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मेरे साथ हैं शशिकांत कौशिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, समालखा से हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मंजित भाई, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। ये पॉडकास्ट शो है सर, हर कोई जानना चाहता है, बहुत सारे आपके इंटरव्यू भी हुए होंगे जी, लेकिन थोड़ी शुरुआती अगर बात करें, क्योंकि आपने चुनाव कई लड़े हैं, तो सभी के मन में जो आपको फॉलो करते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ, आप पैदा हुए, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, ये सारा कुछ एक बार बताइए सर। वैसे तो आपको कोई नए प्रश्न करने चाहिए, ये बहुत सारे पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में हो चुका है जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, मैं भगवान श्री श्याम का बेटा हूँ, चुलकाने धाम का बेटा हूँ और भगवान की मेरे ऊपर, मेरे गांव के ऊपर खूब कृपा है। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ जी। मेरी मदर टीचर, फादर टीचर और दादा पटवारी होते थे। साधारण से परिवार में साधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं हम भाई। जी, जी। चुनाव आप लगातार लड़ते आ रहे हैं। 2024 में मौका नहीं मिला, लेकिन आप अच्छा बीजेपी के साथ अब भी खड़े हैं। तो मेन सा यही है कि अब भी साथ खड़े रहना, ये लग रहा था एक हवा थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन अब भी क्यों, थोड़ा बताओ। मेरा 1 जनवरी 2020 को मैं कमिटेड था कि मैं अब राजनीतिक भाव से नहीं जीऊँगा जी। मैं बीजेपी में इसलिए हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता इसलिए हूँ क्योंकि देश के लिए ये जरूरी है, हिंदुत्व के लिए जरूरी है जी। कांग्रेस जो है वो देश के फायदे के लिए काम नहीं करती, वो अपने दामाद, अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए काम करती है। बीजेपी आम जनमानस के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए काम करती है। आप कभी, ये तुलना भी नहीं है, तुलना भी नहीं हो सकती जी। कि ये तो कांग्रेस जो एक घर परिवार की पार्टी है, पर्सनल फायदे के लिए सारे कानून बनते हैं इसमें। लेकिन बीजेपी, आप मोदी जी को देखो, आप योगी जी को देखो, आप मनोहर लाल जी को देखो, ये सारे लोग देश के लिए जीते हैं, इनका परिवार पूरा देश है,
छत्तीस बिरादरी है, सारा देश को अपना परिवार मानते हैं। सारे देश को ऐसे लगता है कि भाई ये हमारे हैं। लेकिन गांधी परिवार में तो ऐसा लगता है केवल गांधी कहाँ से आए, कैसे आए, इनका तो खाता ही खराब है। तो कोई तुलना नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, आजीवन बीजेपी में की सेवा करूंगा। बीजेपी का मतलब है मैं राष्ट्र भगत हूँ, राष्ट्र की सेवा करूंगा। हाँ, क्योंकि आपने पीछे देखा कि पहलगाम की जो घटना हुई, जी ऑपरेशन सिंदूर चला, जी। तो सब देशवासियों ने देखा, तो इस पे आप क्या कुछ मतलब मानते हो इसको? ये पाकिस्तान की बहुत घिनौनी हरकत थी, बहुत हल्की हरकत थी, जिसका जवाब हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया और दुनिया को दिखा दिया कि आज हमसे मजबूत कोई नहीं है। यदि हमारे साथ हमारी कोई बहन बेटी का सुहाग छीनने की कोशिश करोगा तो हम उसके घर में घुस के उसको मारेंगे, उसके खानदान को मारेंगे। ये हमारी सेना ने और हमारे प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। जी, आप समाज सेवा की अगर बात करें, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि आपके अलावा पूरे हरियाणा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 90% जो अपनी कमाई है उसको दान करता होगा। तो फिर ये कैसे होता है सारा कुछ? ये भी कुछ ऐसा रूमर सा चला हुआ है, ये ठीक गलत के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। और ये रूमर सा बहुत फैल रहा है, पूरे हरियाणा में नहीं देश में फैल रहा है। तो मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा जी, ना मैं कुछ बांट रहा। मान लिया मंजीत भाई आज आप मुझे कोई सामान दे दो और आप कहो मुझे कि जी आप उधर जा रहे हो, जाते हो उसको पकड़ा देना। मैं केवल इतना काम कर रहा हूँ। मैं भगवान का धन है, भगवान का प्यार है जो मैं लोगों को बांट रहा हूँ। इसमें मेरा कोई पैसा नहीं है। जी। गूगल की अगर बात करें तो गूगल पे आज अगर जब आपका नाम सर्च करते हैं ना, तो आपकी कमाई अगर देखते हैं 2014 में 9 करोड़ के आसपास है, और अच्छी खासी आप ठीक-ठाक वो, उसके बावजूद अगर आपका डोनेशन की बात करें, हर फील्ड में आप अच्छा डोनेट करते हैं। आपने बल्कि भगवान परशुराम जो धर्मशाला है उसके नाम पे लगभग सवा करोड़ के आसपास की तो ज़मीन दान कर दी। तो इतना बड़ा दिल फिर कैसे आप लेके आ रहे हो? 1 जनवरी 2020 से पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो 10% मैंने अपने बच्चों के नाम करा के जी, और 90% जो है वो भगवान के खाते में जरूरतमंद तक भिजवाने का प्रयास है। वो किसको जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मेरी नीयत रहती है कि भाई जरूरतमंद तक जाए, जरूरतमंद तक ना जाए तो चला जाए, क्योंकि मेरा नहीं है। जी, इस प्लानिंग से मैं 2030 तक, मतलब 11 साल का मेरे पास ग्राफ है। 11 साल के अंदर मैं 1 जनवरी 2020 से पहले की 90% प्रॉपर्टियाँ जो है वो डोनेट करने लग रहा हूँ, क्योंकि जी, वो मेरी नहीं है, वो भगवान की प्रॉपर्टियाँ हैं। मेरा केवल नाम हो रहा है, मुझे इसके बदले कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। जी। तो मैं एक चार्ट देख रहा था, एक चार्ट मिला था मेरे को। इसमें सर शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, शशिकांत चैरिटेबल पब्लिक लाइब्रेरी, बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, मोबाइल भोजनालय और चैरिटेबल रुग्णालय, चैरिटेबल सेवा सदन चुलकाना धाम में, चैरिटेबल जल सेवा, तो हर फील्ड में आप काम कर रहे हैं। मुझे ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आती है, मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ और 1 घंटा भगवान के साथ और अपने साथ बिताता हूँ। उसमें मेरा घर परिवार दोस्त सब कुछ नहीं होता, मैं होता हूँ और मेरा भगवान होता है। मैं ऊपर प्रयास करता हूँ बात करने की, उनकी इंस्ट्रक्शन की, वो मुझे मार्गदर्शन करते हैं। जो ऐसा मनोभाव करते हैं, मैं उसी मनोभाव से आगे बढ़ जाता हूँ। एक समय ऐसा था कि मैंने अपना दादालाई मकान भी बेच दिया था, केवल 9.5 लाख रुपये मेरे लिए बड़ा अमाउंट था। लेकिन उसके बाद मैंने उसी मकान को खरीद के 7,000 स्क्वायर फीट बना के और ज़मीन खरीद के गांव के लिए और गांव के सम्मान के लिए और श्याम प्रेमियों के सेवा के लिए मैंने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खाना पीना रहना सब उसमें दिया जाता है। ऐसा सेवा सदन, शशिकांत चैरिटेबल सेवा सदन के नाम से हमने अपने गांव में बना रखा है। जी, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंस्ट्रक्शन भगवान की रहती है और नाम मेरा हो जाता है। मैं नाम को बहुत प्यार करता हूँ अपने, इसलिए मेरी वाहवाही होती है। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ना इसमें मेरा कोई पैसा है। जी। तो फिर परिवार के लोग रोकते नहीं आपको? नहीं, नहीं, परिवार बड़ा सपोर्टिव है। परिवार बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि परिवार ने भी ये देखा है कि भगवान की हिस्सेदारी में काम करने से बरकत बहुत होती है। जी, इतनी बरकत होती है मजीद भाई, कि जैसे पहले की हमारी दादियाँ, हमारी माताएँ जो होती थी, भई रोटी बनाने शुरू कर दी, आटा परिवार के हिसाब से गूँथ के जो है चपाती शुरू कर दी, और कोई बच्चा घर का अपने 10 साथियों को भी घर लेके आ जाता था तो सबको रोटियाँ मिल जाती थी, वो भगवान की कृपा होती थी। ऐसे आज मैं कुछ भी कितना भी बड़े लेवल का डोनेट करना चाहूँ, तो ऊपर वाला ऑटो मोड में मेरे पास भेज देता है
और नाम मेरा हो जाता है और पैसा उसका लग जाता है। जी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो लंबा समय लग जाएगा इसमें। तो बच्चे स्पोर्ट में हैं? बच्चे तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि जिस दिन 24 में लोग कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा तो मेरी टिकट कटी, जी। तो बच्चों के नाम मेरे फादर साहब ने अपने रिटायरमेंट के 25 लाख रुपए की एफडी कराई थी। मेरे दोनों बेटों ने वो एफडी तुड़वा के और 25 लाख रुपए अगले दिन ही संभाल खा जाके टिकट कटने के बाद, क्योंकि लोगों को ये भाव ना हो जाए जी। कि भाई ये तो टिकट के चक्कर में हाँ। था, ये तो इलेक्शन के चक्कर में था। जी। बच्चे भी इतने सपोर्टिव, उन्होंने 25 लाख रुपए अगले दिन संभाल खा जाके सेम डे में डोनेट कर दिए और ये सारी आपको वीडियो फोटो या संभाल खा से पता चल जाएगा। जी। इसी तरीके से हमने जो आप पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, हमने संभाल खा लगभग 100-500 बच्चों को गोद ले रखा है, जिनके पेरेंट्स जो है वो 1000-1500 रुपया भी दे के दिक्कत मानते हैं देने में। तो उनकी सुविधाओं के लिए हमने 100-500 बच्चे गोद लेके उनको पढ़ाने का काम और सफल बनाने का काम हमारे ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। जी। और मैं आपको बताना चाहूँ तो सोनीपत में भी हम प्लान कर रहे हैं, 500 बच्चों को गोद लेके उनको सफल बनाने का काम करेंगे। सफल बना के उनके घर वालों को हैंड ओवर कर देंगे। अपना जियो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, मौज लो। जी। इस भाव से हम जीवन जी रहे हैं भाई। तो गोद लेना मतलब प्रॉपर एजुकेशन गोद ले, एजुकेशन के लिए गोद लेना, एजुकेशन के लिए गोद बस उनको सफल बनाने का काम करना। जब तक उनको मैं कोई उनका पेरेंट्स एजुकेशन को लेकर उनकी सफलता को लेके हूँ। हाँ। वैसे तो जो जिसका बच्चा उसी का रहेगा, उसी का रहेगा। जी। इसके बाद मोबाइल भोजनालय की बात करें तो सर ये कहाँ कहाँ जाता है? ये वैसे तो हमने जो शुरुआत की थी, हमने 5 अप्रैल 2020 को 2 फूड वैन निकलवा के, जी। कोरोना का टाइम था तो उस टाइम भोजन की गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जो गरीब आदमी लेबर के होते हैं वो तो बेचारे रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, उनके पास कोई डिपॉजिट या साल भर का अनाज या ऐसे पैसे की व्यवस्था नहीं होती। जी। तो हमारी समालखा मंडी, बापोली मंडी और सोनोली मंडी, हमारी समालखा में 3 मंडियाँ हैं। तो 3 मंडियों में जो लेबर होती है हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है, अब तो फ़ोन आते रहते हैं। फिर बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, पानीपत रेलवे स्टेशन है, सोनीपत रेलवे स्टेशन है, समड़खा रेलवे स्टेशन है। इस तरीके से रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत भीड़ हो जाती है, बस अड्डों के बाहर भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो ज़रूरतमंद के पास पहुँचने का हमारा प्रयास रहता है। बाकी हर इच्छा, कितने ज़रूरतमंद के पास पहुँच पाते हैं या कम पहुँच पाते हैं, मैं इस चक्कर में बहुत पड़ता भी नहीं हूँ। जी। तो जो ये काम आप कर रहे हैं, ये तो ये सुना था कि जो बड़े-बड़े बाबे हैं, मतलब मठ बनाए हुए हैं, वो ये काम करते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार का आदमी ये काम कर रहा है, तो एक पच ही नहीं रहा। मैंने कुछ ऐसे करके जाना है जो आज तक लोगों ने नहीं किया। कुछ ऐसा करना है जो लोगों ने नहीं देखा। आप अपना जीवन जो है वो देश प्रगति के लिए, देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए, पड़ोस निर्माण के लिए लगाओ, ऐसा मेरा प्रयास है। जी। और मैं मज़ेदार आपको बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं, एक 21 साल का है, एक 19 साल का है। जी। मैं उनको भी ये कह रहा हूँ, भाइयों शादी कुछ सौदा नहीं होता। इस शादी तक बचकर देश निर्माण में, परिवार निर्माण में, पड़ोस निर्माण में और हरियाणा निर्माण में अपना जीवन लगाओ, मजा आ जाएगा जीवन का। क्योंकि सारे लोग शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाए, फिर उनके चक्कर में पड़ जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 नहीं है, 100-500 बच्चे तो मैंने गोद ले रखे हैं और 500 और लेने लग रहा हूँ। मैं हजारों बच्चों का बाप हूँ। कहने में, सुनने में मजा आता है। जी। और प्रैक्टिकल आप जाओगे, आप पूछोगे मेरी लाइब्रेरी में जाके आप किसके बच्चे हो, तो बच्चे बोलेंगे हम शशिकांत के बेटे हैं, हम शशिकांत की बेटियां हैं। ऐसा आपको सुनने को मिला। आप जाके देखो वहाँ पे प्रैक्टिकल क्या माहौल है। हम बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था, हम सारी व्यवस्थाएं कराते हैं जी। तो ये सीख कहाँ से आई सर आपके मन में कि ये चीज़ें करनी चाहिए? फिर वही बात है, मैं 1 घंटा लंबे अरसे से 2005 से मान कर चलो, हाँ। 2004-5 से मैं 1 घंटा अपने साथ और भगवान के साथ जीता हूँ। तो सोच तो 20-22 साल पुरानी है, लेकिन हाईलाइट ही 5-7 साल से हुआ हूँ। हाँ। सोशल मीडिया आ गई ना। सोशल मीडिया, मैं पहले सोशल मीडिया से बचता था, जी। लेकिन अब कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती जो है सोशल मीडिया में मेरे को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। जी। मेरा ऐसा कोई मन भी नहीं था, ऐसा कोई भाव भी नहीं था कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जाया जाए। करते चले जाओ, तार ऊपर वाले से जोड़ रखे हैं, सामान ऊपर वाले का है, अपना लगता क्या है मंजीत भाई। जी। तो लेकिन मीडिया में जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। ये
समन्वय सब बराबर है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों के लिए। तो इसमें क्या है कि कोई भी है, कोई भी आदमी है, कोई भी नेता है, वो अपने समाज के लिए काम करता है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, ये अलग अलग समाज की अगर बात करें तो सभी समाजों के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि डोनेशन आप कंबल वितरण का कर रहे हैं, चादरें वितरण कर रहे हैं, इसके साथ गुज्जर समाज में आप काम करवा रहे हैं, एयर कूलर लगवाए जा रहे हैं, वाटर कूलर लगवाए जा रहे हैं। तो ये फिर एक समाज की बजाय आप हर उसको लेके चल रहे हैं। ये जातियों का और समाज के बैठने का काम तो हमारे जैसे नेताओं ने किया है मंजीत भाई। जी मैं कहता हूँ मानव सेवा मेरा मकसद है। मानव सेवा किस जाति का है, किस धर्म का है, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं बेसिकली चुलकाना धाम का हूँ, तो मेरा गांव गुजरों का गांव है। जी आपको मजेदार प्रश्न कर दिया आपने। जी ये जितने नेता बोलते हैं अपने आप को, गुजर समाज के नेता जो बोलते हैं, जी मैं जब राजनीति नहीं करता था, मैंने अपने नाम से अलग और मेरे फादर के नाम से अलग 2005 में, 5 या 6 की बात होगी, 20 साल पहले, जी पंचकुला गुजर धर्मशाला में 2 कमरे तो हमने 20 साल पहले बनवाए थे। गुज्जर धर्मशाला गुजर धर्मशाला में, फिर कुरुक्षेत्र गुजर धर्मशाला में, फिर समड़खा पानीपत गुजर धर्मशाला में, फिर पट्टीकल्याण गुजर धर्मशाला। मेरे जाति मुद्दा नहीं है, चाहे जाट समाज है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे हरिजन है, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जरूरत कहाँ है, जरूरतमंद कहाँ है, वहाँ पहुँचने का प्रयास रहता है। जी, तो आपके पूरे दिन की दिनचर्या यही रहती होगी फिर तो? मेरे पूरे दिन की दिनचर्या, मैं 12 घंटे अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता हूँ। जी 1 घंटा उसको बांटने के लिए फिर काम करता हूँ। मैं सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक मेरा प्रयास रहता है जी कि मैं अपने व्यापार को, अपनी रोजी रोटी के लिए मैक्सिमम समय निकालूं, जी और 1 घंटा फिर जितना मैं कमाता हूँ उसका 90% कैसे बांटूं, ये प्लानिंग में रहता हूँ। जी जो बच गए 11-12 घंटे जो बचे हैं, वो मेरे घर परिवार के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरी माँ की सेवा के लिए, परिवार के रख रखाव के लिए, रिश्तों के रख रखाव के लिए मैं जीता हूँ। मैं रोजाना 5 फ़ोन, जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको मैं प्यार करता हूँ, 5 पॉजिटिव फ़ोन मैं मॉर्निंग में डेली करता हूँ। जी किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को मुस्कुराने के लिए, किसी के चेहरे पे स्माइल आए, ऐसे 5 फ़ोन मैं डेली करता हूँ। तो ऐसे तो आप एक सरकार चला रहे हैं। नहीं, 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 सरकार तो बहुत बड़ी बात है। जी मैं तो छोटा-सा साधारण व्यक्तित्व का आदमी हूँ, जी, और कुछ अच्छा और बड़ा करने का प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो कभी घमंड नहीं आता कि इतना सिस्टम है, ये सारा क्या हुआ है? कुछ घमंड नहीं आता सर कभी? मुझे सुनता नहीं ये शब्द। मैंने 2005 में जो लो वाइब्रेशंस के शब्द हैं, जी जैसे आपने बोला था, मैं कभी बोलता नहीं, ये ईगो, घमंड, डिप्रेशन, गुस्सा, नाराजगी, ये हल्के घटिया शब्द हैं। मैंने लगभग 20-21 साल से इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा कोई दोस्त, कोई जानकार मुझे ये नहीं बोल सकता, किसी ने मुझे कभी फ़ोन किया हो और मैंने उसको कहा हूँ मैं बिजी हूँ। बिजी बहुत हल्का शब्द है। मंजीत भाई, आप ध्यान दोगे तो यदि आप किसी को भी बोलते हो, चाहे अपने पेरेंट्स को, चाहे अपने बच्चों को या दोस्तों को, किसी बोले मैं बिजी हूँ, तो उसको भद्दा लगता है कि ये लो वाइब्रेशन शब्द है, हल्का शब्द है। जी मैं इन शब्दों को ना दिमाग पे लाता, ना जबान पे लाता। और मजेदार बात बताता हूँ, मैं 2004 के बाद आज तक एक बार भी किसी से नाराज नहीं हुआ, चाहे मेरा अपमान कर दे। जी जो लोग जीवन में छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, चाहे परिवार में नाराज होते हैं या समाज में किसी और से नाराज होते हैं, वो लोग खुशियों के हकदार नहीं होते, उनके घर में कम खुशियाँ होती हैं। ये जी बात मेरी समझ में 20-22 साल पहले आ गई थी। इसलिए मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि चाहे मेरा कोई अपमान करे, चाहे मेरे खिलाफ चले, जी चाहे मेरे बारे में गलत बोले, उसका निजी विचार होगा, मैं किसी से बुरा नहीं मानूंगा। और लगभग 21 सालों से आज तक मैं 1 मिनट के लिए भी किसी से बुरा माना ही नहीं। तो सरकार का कितना कुछ सहयोग रहता है सरकार की तरफ से? बहुत सहयोग रहता है, प्रोत्साहन सम्मानित किया जाता है सर? बहुत सहयोग रहता है। सरकार ने यार मुझे बहुत दिया है। मतलब मेरी कौम को पानीपत जिले में कभी किसी पार्टी ने किसी ब्राह्मणों को कभी कोई टिकट नहीं दिया। मतलब बहुजन समाज पार्टी तो बहुत छोटी कमजोर पार्टी मानी जाती है। कभी बहुजन समाज पार्टी ने भी पानीपत जिले में किसी को एमएलए की टिकट नहीं दी। जी और मेरे जैसे साधारण से आदमी को, मास्टर के बेटे को, मतलब 2 बार पार्टी ने टिकट दी। भाई पार्टी जो टिकट देती है वो ये मानती है कि इसको जिताना है और जीत सकता है, इसलिए टिकट देती है। लेकिन मैं नहीं जीत पाया, तो मैं तो मतलब पार्टी का गुलाम हूँ। मेरे मेरे शरीर का मतलब खाल पाड़ के भी मैं पार्टी के जूते बनवा दूँ तो मेरे लिए कम है,
इतना सम्मान, इतनी वाहवाही जो मुझे मिली है राजनीति में आके, पहले यो मतलब सोच ही नहीं थी। हजारों लोग आपके घर आते हैं काम के लिए, हजारों लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, हजारों लोग आपको इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं, हजारों लोग चंदे देते हैं, पैसे भी देते हैं, मतलब लठ भी उठा के अपने घर से चलते हैं, हमें गलत नहीं होने देंगे। तो जो राजनीति ने मुझे जो दिया है, राजनीति मतलब बीजेपी ने जो मुझे दिया है, मैं आजीवन, मेरा खानदान, मेरा परिवार जो है 7 पीढ़ियों तक जो है मेरी पार्टी का ऋणी रहेगा। जी, जब आप गाँव में जाते हैं तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन होता है? नहीं, लोग कहते हैं तो बाबा इसका नहीं बेरा जो कद कद कपड़े बदल रहा है, ऐसे लोग बोलने लग गए। जबकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। जी। ऐसे जेंटलमैन बन के सूट बूट में रहेंगे और खूब काम करेंगे और देश के लिए काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। जी, कुछ रैपिड सवाल है मेरे पास, जी बताइए। तो उनका थोड़ा आपको जल्दी में जवाब देना है सर। हाँ हाँ। अगर आपको किसी विभाग का मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले किस विभाग की कमान संभालना चाहेंगे और क्या काम करेंगे सर? ये आज पर्सन नहीं बनता। मंत्री विधायक बन सकता है, विधायक में हूं नहीं तो ये पर्सन बनता नहीं। जी, सबसे ईमानदार नेता कौन है हरियाणा में? मेरी नज़र में तो लगभग से सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन यदि हमारे मुख्यमंत्री की बात करो तो वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। किसी तरीके का हमारी सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई करप्शन नहीं है। सब लोगों का समन्वय, सारे मंत्री, सारे विधायक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग अच्छे समन्वय से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जी, मुझे कहीं दिक्कत नज़र नहीं आती। यदि नाम लिया जाए तो मुख्यमंत्री का नाम हमारे को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से एक एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? राहुल गांधी से तो प्रश्न करना और उसका उत्तर दोनों ही मजाक की बात है। राहुल गांधी तो थोपया हुआ एक ऐसा तंत्र है सोनिया गांधी का कि वो तो मजाक का पात्र है, उसके बारे में तो बात करना कोई बनता नहीं है आज। और इस दिन नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी, हर घर में नरेंद्र मोदी हो हमारे देश में, हर परिवार में नरेंद्र मोदी हो, हर बच्चा नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो ये इंडिया स्वर्ग बन जाएगा। मतलब यदि स्वर्ग चाहिए तो हमारा प्रधानमंत्री ने मैक्सिमम काम ऐसे किए हैं कि जो इम्पॉसिबल थे। जी, तो मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन नेता, सबसे मजबूत नेता, बड़ा विजनरी, बड़ी सोच, बड़ी समझ, डिवोशन, मैं जितने गुण उनके बोलूँ वो कम हो सकते हैं। मतलब मेरा जीवन मेरी पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित है। जी, तो क्या कभी किसी मंत्री या अफसर से भिड़ंत हुई हो? भिड़ंत, ये बिलो वाइब्रेशन शब्द है। ये मुझे सुनता नहीं। सबसे बड़ी अफ़सोस वाली कोई बात हो जिसमें ये है कि यार एक अफ़सोस तो रह गया ज़िंदगी में कुछ ऐसा? ये अफ़सोस भी हमारे दिमाग की उपज होती है। ये अफ़सोस, मतलब मेरे फादर अर्ली एज में चले गए तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन अफ़सोस तो दिमाग से पैदा होकर दिमाग पे ख़त्म होता है। उसको आप कितने दिन चलाते हैं, कितना मानते हैं। जी, मैं बहुत लंबा नहीं खींचता। कुदरत जो करती है, भगवान जो करता है, उसको स्वीकार करने का मेरा स्वभाव है। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत फेलियर आए हैं, बड़े बड़े फेलियर आए हैं। मैं बैंकरप्ट भी हुआ हूँ, दादालाई मकान तक हमारे बिक गए, दादालाई प्रॉपर्टियाँ सारी बिक गई, बड़े बड़े फार्म हाउस थे हमारे, मैंने अपना मकान बनाया, पेंट हाउसेज बनाए, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ वन बाई वन बिकती रही। तो मैं जिनको लोग अफसोस मानते हैं उन पे ठहरता नहीं हूँ, निकलता हूँ फिर। तो लो फल आया, देखा सारा कुछ। हाँ हाँ, टेम्परेरी, बहुत टेम्परेरी फेज। कोई बहुत बड़ा दुख है तो 1 दिन 2 दिन, कोई छोटी बात है तो 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट, उसको इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके फिर आगे बढ़ना होता है। जीवन का मतलब ये है। जी, जी। हाँ। तो लोग फ़ोन करते हैं, परेशान नहीं होते आप बार-बार फ़ोन करते होगे फिर क्योंकि ये शब्द समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आता। देखो, एक आदमी ढेर सारी विपरीत परिस्थितियों में भी परेशान नहीं होता, और एक आदमी कोई छोटी सी बात बोल दे उसमें परेशान हो जाता है। तो ये परेशानी का शब्द गलत पैदा कर रखा है, ये पता नहीं अंग्रेजों ने पैदा करे होंगे ये शब्द। इनको हमारे हिंदुओं को लात मार के भगाना चाहिए। परेशानी होती नहीं, हम मानते हैं। तो भगवान जिसको पैदा करता है बहुत सारी चीज़ें दे के पैदा करता है। फ्री की ऑक्सीजन है, आप 1 घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेते हो तो आपको कितना पे करना पड़ता है, आप सोच के देखो। जी,
तो ये परेशानियां होती नहीं है, हम मान लेते हैं, हमारे कमज़ोर दिमाग की उपज का नाम परेशानी है। किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी कुछ कहने से परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगले 5 साल में हम शशिकांत कौशिक जी को कहाँ देखेंगे? अगले 5 साल में हम इतने अच्छे और इतने बड़े काम करेंगे कि आपको मज़ा आएगा। मेरे पास 5 साल का, आने वाले 5 साल का ग्राफ है। मैं मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। यदि मेरी आज रिटर्न टिकट आ जाए, रिटर्न टिकट का मतलब है भगवान मुझे आज बुला ले, जी। तो मैंने 2-3 चीज़ें फिक्स कर रखी हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 13 से 17 दिन का शौक होता है। जी। तो 13वीं करते हैं या 17वीं करते हैं। तो नंबर 1 तो मैंने बच्चों को बोल दिया है कि भाई ये काम बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जाने के बाद जो मेरी मकसद है, जो मेरा विज़न रहे जीवन में, उनका पूरा करना है। इसको 50% डिस्काउंट कर दो। जी। मतलब 7 दिन से ज़्यादा कोई शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, मन अपने जीवन की बागडोर जी। भगवान के हाथ में दे रखी है। जैसे आपको रोड पे देखने वाले लोग जिनको प्रॉपर दिखता, वो लोग मरते दिखेंगे, अंधा आदमी आपको कभी मरता नहीं दिखेगा रोड पे। जी। क्योंकि वो अपना जब रोड क्रॉस करेगा तो किसी भी देखने वाले के हाथ में अपना हाथ दे देगा, अपने हाथ में दे देगा कि भाई मेरा रोड क्रॉस करा दे। तो देखने वाला अपने लिए तो 2 बार चेक करेगा लेफ्ट राइट में। जब उसके हाथ में अंधे आदमी का हाथ आ जाएगा तो वो 4 बार देखेगा, 8 बार देखेगा यार अब इसको चोट ना लग जाए। जी। तो मैंने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में दे रखी है। और आने वाले, मतलब मैं आज जीवन से चला जाऊं तो 5 साल तक हमारी लाइब्रेरी बंद नहीं हो सकती, जी। हमारे फूड वैन बंद नहीं हो सकती, हमारे सदकार्य जो हम करने लग रहे हैं वो कोई बंद नहीं हो सकता। बच्चे वैसे तो बढ़ाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी बढ़ाएंगे तो 5-7 साल तक तो वैसे ऑटो मोड में चलेंगे, ऐसी व्यवस्था मैंने कर रखी है। ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी, हाँ, हाँ। लेकिन भगवान ऐसा न करे। नहीं, वेलकम। आप एक बात बताइए, ये कोई अफसोस का विषय नहीं है, यहाँ कोई हजारों सालों का खेल है। जी। ये तो मतलब अपना रोल अदा करने आ रहे हैं, जब तक भगवान ने दे दिया जब तक बेस्ट है। मतलब ये अधिकार ही नहीं है किसी का कि मुझे और समय दे दो, मुझे और, जितना दे दिया उतना बेस्ट है। कितने ऐसे लोग हैं जो, मेरी 51 साल की उम्र है, कितने ऐसे लोग हैं जो 10, 20, 30, 40 साल में चले जाते हैं। जी। तो हम उनसे कुछ अलग हैं। भगवान जो करता है उसको स्वीकार्यता की आदत हो। मैंने अपने गरीब परिवार में, अपने लाइब्रेरी के बच्चों को हम यही सिखाते हैं, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई गलत बात का सामना करना पड़े तो स्वीकार्य करो। भाई जी। माँ आपकी है, वो बदले नहीं जा सकती, उसको स्वीकार करो, उसके साथ बहसबाजी मत करो। आपके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, स्वीकार करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ रहो। मैं ऐसा बताने का प्रयास करता हूँ साथियों को। इतना सब कुछ भगवान ने दे रखा है, तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन आपके पास कोई वीआईपी सिक्योरिटी में देख नहीं रहा। जरूरत कहाँ है? जरूरत कहाँ? आपको जरूरत हो, मैं आपकी सिक्योरिटी बन के खड़ा हो जाऊंगा। मुझे तो भाई इन चीज़ों की जरूरत नहीं है मुझे। सर मैं गूगल कर रहा था, तो लगभग 82 लाख के हेलमेट आपने बांटे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे और इतनी बड़ी मुहिम कैसे चलाई गई? ये मंजीत भाई आपका बड़ा मार्मिक सा प्रश्न है। मैं सोनीपत रहता हूँ। जी। समालखा मैंने राजनीति की, 2 इलेक्शन लड़े। तो मैं सोनीपत से समालखा जा रहा था, तो पट्टी किलाना के पास एक एक्सीडेंट हो रहा था। जी। तो स्वाभाविक है, हमारे इंडियन आदमी, विदेश में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में यदि कोई पीड़ा में है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उतर के लोग देखते हैं जी। कि क्या हो गया, हम क्या मदद कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो पीड़ित है उसके लिए क्या सहायता कर सकते हैं। तो मैं जैसे जा रहा था तो भीड़ हो रही थी, तो मैं भी उतर गया, मैं अभी क्या हो गया। जी। तो मेरे हल्के का एक बच्चा, समाल के हल्के का एक बच्चा जो है, उसके सर के ऊपर से एक कैंटर गुजर गया और उसकी मौके पे मौत हो गई। तो वो समय मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, जी। बड़ी परेशानी का था, क्योंकि वो फैमिली को मैं जानता भी था। जी। तो उसी से मैंने डिसीजन लिया कि मैं एटलीस्ट, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मैं देश में हर घर में हेलमेट बांट सकूँ, जी। पर एटलीस्ट मैं समालखा के युवाओं को 20,000 हेलमेट बांट सकूँ, ये मेरे मन में आया। जी। और मैंने उसी समय जो है हेलमेट कंपनियों से बात करके, शायद स्टेट्स की हेलमेट हमने बांटी थी, 20,000 हमने हेलमेट बांटने का प्रयास किया। जी। और पुलिस के द्वारा किया, क्योंकि 20,000 हेलमेट बांटना हाँ, बड़ा मिशन था। बहुत बड़ा मिशन था। तो यहाँ अजीत शेखावत जी एसपी होते थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके, और जितनी पुलिस की ये पीसीआर वगैरह होती हैं जो ट्रैफिक के लिए चालान काटते हैं, तो 1 महीने तक लगभग जो है पुलिस ने कोई चालान नहीं काटा, सबको मोटरसाइकिल को हेलमेट गुआरवा देते के थे। हेलमेट गिफ्ट में दिए। जी। तो ये एपिसोड ऐसा है। और लगभग 82 लाख का फिर ये क्या है सर? ऐसा मेरे पास एक प्लॉट था,
मैंने भगवान से पूछ लिया, उसने कहा ये प्लॉट जो है युवाओं की सुरक्षा के लिए लगा दो। तो वो जितने का था, मतलब 82 लाख का वो प्लॉट था, तो लगभग 20,000 हेलमेट उसमें आई थी। मोटा मोटा सा समीकरण ये है। मेरे पास नकद पैसे नहीं होते, नकद साथ के साथ यूज होते रहते हैं, तो मैं प्रॉपर्टियाँ दे के चीज़ ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। ये प्रॉपर्टियाँ भी भगवान के खाते की है, मेरे खाते की नहीं है जी। तो कितने बट जाए, कोई बिक जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने वो प्लाट दिया, तो उस टाइम 82 लाख का प्लाट था जी। 82 लाख का प्लाट था। मैं आ रहा था तो नीचे देख रहा हूँ कि काफ़ी लठ रखे हुए थे। वो वो किस लिए रखे हुए हैं ये भी सर? बड़ा मज़ाक सा चल रहा है हरियाणा में। मैं युवाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए, हिंदुओं के बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस सीख जाएं। जी। चाहे जूडो सीखे, चाहे कराटे सीखे, चाहे लठ चलाना सीखे, चाहे तलवार चलाना सीखे, एक आदत, एक खेल उनको आना चाहिए। जी। मैं आर्यवृत्त दल के बच्चों से शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे हरियाणा का सारे युवा, जितने युवा है वो सेल्फ डिफेंस के लिए जी। जरूर मजबूत बने। या तो जूडो सीखे, कराटे सीखे, बॉक्सिंग सीखे या लाठी सीखे। तो मैं बहुत सारे घरों में देखता हूँ, दोस्तों के घरों में जाता हूँ, तो यदि मान लिया कोई घर में कुत्ता भी घुस जाए, कोई सांप आ जाए, तो हमारे घर में लाठी नहीं होती। मतलब उसके लिए यही पुलिस को फ़ोन करते हैं। बस सांप आ गया, पुलिस को फ़ोन करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। हाँ। या कुत्ता घर में घुस गया, तो कोई पालतू कुत्ता ना हो, कोई आवारा कुत्ता घर में घुस जाए तो हमारे लठ नहीं होता। जी। तो मैंने इस सोच के साथ कि आने वाली पीढ़ी जो है वो मजबूत बने, सशक्त बने, और इसलिए 11,000 लाठियाँ बाँटने का काम चालू कर रखा है। सर हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए भी कोई काम किया जा रहा है जैसे? बिल्कुल किया जा रहा है जी। मैं हरियाणा की संस्कृति के लिए मेरी प्लानिंग में है। मैं महावीर गुड्डू जी हैं जो पद्मश्री है, मैं कई दिन पहले उनके साथ बैठा था। मैं प्लानिंग करने लग रहा हूँ कि हम संस्कृति के लिए, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद का जो पोते सांग करते हैं, जी। हमने उनकी भी धर्मशाला में जो है कूलर, वाटर कूलर वगैरह भिजवाए हैं। हम सांग को भी प्रमोट प्रमोट करें। करना चाह रहे हैं। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई हर गांव में साल में एक बार तो एटलीस्ट सांग होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, हमारी रागणियाँ बची रहें। ऐसा मेरा प्रयास है। जी। अगर बात करें जैसे हरिद्वार की बात करें या फिर जो गौशाला है, तो हर जगह ट्रैक सूट या फिर वर्दी की बात करें, जो आपकी टीम है, जी। तो उसके आप बाँटने का काम करते हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा फंड है जो गौ सेवकों के लिए है। तो गौ सेवक कई बार आते थे कि जी ट्रैक सूट बनवा सकते हो क्या? मैं यार जिसको जितने चाहिए नोट कराते रहो, ले जाते रहो। तो मेरे ख्याल में हमने कई हज़ार ट्रैक सूट जो है, 4-5 हज़ार ट्रैक सूट लगभग हम बाँट चुके हैं। हरिद्वार में भी हमने गौ सेवकों को बाँटे हैं, पलवल, नूह तक भी हम बाँटते हैं। तो जी। वही फिर वही बात अमनजीत भाई, मेरा तो नाम हो रहा है। भाई आज आप मुझे कोई सामान दे दो और मैंने आज्ञा देना हो, मेरा काम इतना है, तो मेरी तो वाहवाही है, पैसा मेरा नहीं है इसमें। सर एक लावारिस जो बॉडी मिलती है, तो उसके लिए भी कोई काम किया जा रहा है जैसे? जी, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं नरेंद्र भूटानी जी, जो पिछले लंबे अरसे से 25-30 सालों से लावारिस डेड बॉडीज का संस्कार करते हैं। अपने घर से लकड़ियों का खर्चा करते थे, अपने घर से, जैसे किसी के परिवार का बच्चा अपने माँ बाप का संस्कार करता है, ऐसे संस्कार करते हैं। जी। फिर उनको, उनकी अस्थियां हरिद्वार लेके जाते हैं। हरिद्वार भी केवल विसर्जन नहीं करते, प्रॉपर जो पंडित को लेके जो पूजा पाठ होता है, जो दक्षिणा होती है, वो सारे काम करते हैं। जी। तो इसके लिए भी मैंने नरेंद्र भूटानी जी को 1 लाख रुपया दिया है कि लावारिस लाशों की एटलीस्ट लकड़ियों का जो संस्कार का जो खर्चा हो, वो लगभग 1 साल का मैंने अंदाज़ा लिया था। 1 साल में लगभग 1 लाख रुपया ऐसी लकड़ियों का खर्च आता है। जी। तो मैंने 1 लाख रुपये उनको दिया है कि ताकि बाई चांस भगवान ना करे कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है तो उसका प्रॉपर संस्कार हो। उसके लिए मैंने उनको ये मदद दी है। तो कितनी बड़ी टीम है अब आपके पास? बहुत बड़ी टीम है। हमारे पास हज़ारों लड़के ऐसे मजबूत हैं। हमारे ऐसे ग्रुप बना रखे हैं कि मैं एक मैसेज करता हूँ तो हज़ारों लोग इकट्ठा काम करना शुरू कर देते हैं। जी। थोड़ी राजनीति की बात करें सर? आपकी मर्ज़ी है। धर्म सिंह छोक्कर की अगर बात करें, तो अंदर है। मैं दूसरों की बात नहीं करता। मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ मंजीत भाई, आपने मेरा एक चेहरा देखा है। मैं ऐसे किसी आदमी की बात नहीं करता जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं कोई बुराई किसी की अपनी ज़बान पे नहीं लाता, इसलिए मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता। जी। नौजवानों को आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सबको कि अपनी इनकम का एक हिस्सा जो है
वो सदकार्यों में, परिवार निर्माण, दोस्त निर्माण, समाज निर्माण में सबको लगाना चाहिए। तो ये धरती जो है स्वर्ग बन सकती है, वो हमारे हाथ में, हम कितना बना पाते हैं। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार मंजीत भाई। जी, तो आज जिंदा दिल इंसान आपने देखा और बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनी होगी। आप भी अपनी कमेंट के माध्यम से राय दें और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ लें, हम बाद में पूछ लेंगे। धन्यवाद।